हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी ही भाग 81। कबीर ने उस तरफ देखा और अगले ही पल बेहोशी की वजह से उसकी आंखें बंद हो गई। शटर के पास खड़े आदमी को खामोश देखकर उन दोनों आदमियों में से एक ने कहा, कौन है बे तू? जिस आदमी ने शटर खोला था उसी ने शटर को वापस नीचे किया और दोनों आदमियों की तरफ चला आया। जैसे जैसे वह करीब आ रहा था उसका चेहरा कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। आदमी दोनों आदमियों के सामने आया और कहा, हम कौन है जो जानने से पहले ये जान लो कि हम क्या चीज हैं। आदमी कुछ समझते इससे पहले ही मुरारी ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। हाँ, वो शख्स मुरारी था। मुरारी का इस जगह पर आना हैरानी भरा तो था ही, लेकिन कबीर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने उन दोनों आदमियों को बुरी तरह से पीटा और कबीर के पास आकर उसे देखने लगा। मुरारी ने कबीर का गाल थपथपाते हुए कहा, ए बउआ, तुम ठीक हो? कहीं निपट तो नहीं गए? मुरारी ने कबीर की नब्ज चेक करते हुए कहा और राहत भरे भाव उसके चेहरे पर आए। कबीर की नब्ज चल रही थी, वह जिंदा था, बस बेहोश हुआ था। शटर खुला और उसमें से 2-3 आदमी अंदर आए। उन्हें देखते ही मुरारी ने कहा, का हो यादव, तुम तो चौहान साहब के खासम खास थे, साला तुम कब से उनका जूता छिलने लगे? मुझे भी यही लगता था विधायक जी, लेकिन बेईमान आदमी सबसे पहले अपने ही खास को आम बनाता है। अगर मुझे पता होता चौहान इतना घटिया और धोखेबाज आदमी है तो मैं कभी उनके लिए काम नहीं करता। कबीर को बचाकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, यादव जी ने कहा। यादव ने अपने साथ आए आदमियों से कबीर को हॉस्पिटल पहुंचाने को कहा और खुद मुरारी के पास चला आया। हमको एक तो बात बताओ यादव जी, मैटर का है और ससुरा चौहान का है जो लौंडे के पीछे पड़ा है? मुरारी ने कहा जिसे अब तक कुछ नहीं पता था। यादव जी ने मुरारी को चौहान साहब के गैर कानूनी कामों से लेकर उर्वशी के बनारस आने की असली वजह के बारे में बताया तो मुरारी को एक धक्का लगा। वह अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि जिस चौहान साहब को वह इतना अच्छा समझता था वह इतना बड़ा धोखेबाज है। और उर्वशी के बारे में सुनकर तो मुरारी का दिल ही टूट गया, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा अटैचमेंट तो उसे था ही। मुरारी को सर पकड़े देखकर यादव ने कहा, मेरी आंखों के सामने इतना सब गलत हो रहा था, लेकिन मैं चुप था क्योंकि अब तक मैं चौहान के लिए काम कर रहा था। लेकिन जब उसने कहा उर्वशी को मरवा दो, तब मुझे ये एहसास हुआ कि वो कितना स्वार्थी इंसान है। आज खुद को बचाने के लिए अगर वो उर्वशी को मरवा सकता है तो कल मुझे भी उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ सकती है, और मैं ये हरगिज नहीं करूंगा। उसके गुनाहों की सजा किसी बेकसूर को मिले, मैं ये नहीं होने दूंगा। जो ससुरा चौहान तो हमारी सोच से भी 4 कदम आगे निकला, मुरारी ने खोए हुए स्वर में कहा। हाँ विधायक जी, उर्वशी को भी उसी ने बनारस बुलाया था जिससे वह आपसे नजदीकियां बढ़ा सके और आपके घर में घुस सके। कुछ सबूत थे जो चौहान के खिलाफ थे और उसी के लिए उसने ऐसा किया ताकि अपने गलत कामों के लिए वह आपको जिम्मेदार ठहरा सके और उसमें आपको फंसा सके, यादव जी ने कहा। मुरारी को धीरे धीरे अब सब समझ आ रहा था। उर्वशी का उससे बार बार मिलना, उससे दोस्ती बढ़ाना, ये सब क्यों था मुरारी को अब पता चला। साथ ही उसे खुद के लिए बुरा भी लग रहा था, लेकिन मुरारी को अब भी समझ नहीं आया कि उसके घर में चौहान के खिलाफ सबूत कैसे मिल सकते हैं। चौहान तो कभी मुरारी के घर आया ही नहीं। मुरारी को सोच में डूबा देखकर यादव ने कहा, मुझे अब निकलना होगा। अगर चौहान को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो फिर से वो कोई नई चाल न चल दे, लेकिन इस बार मैं उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दे सकता। ठीक है, ध्यान रखना और कुछ जरूरत हो तो हमें फोन करना, मुरारी ने कहा और यादव के साथ खुद भी वहां से निकल गया। दोनों गाड़ियां रिजॉर्ट पहुंच चुकी थी, लेकिन पिछले 1 घंटे से मुरारी नरारत था। रास्ते में ही मुरारी को एक जरूरी फोन आया और उसने वंश से सबको लेकर जाने को कहा और खुद बिना किसी को कुछ बताए वहां से चला गया। अनु, मुरारी को फोन करके पूछो वो कहाँ है। बिना बताए वो किसी को ऐसे अचानक कहाँ चला गया? शिवम ने अनु से कहा। जीजू, मैंने उन्हें बहुत फोन किए लेकिन उनका फोन आउट ऑफ रीच जा रहा है। उन्हें किसी का फोन आया था और वो चले गए।
अनु ने परेशानी भरे स्वर में कहा। क्या बात है शिवा, मुरारी कहाँ रह गया? बाबा ने आकर शिवम से पूछा। तो शिवम ने कहा, रास्ते में है बाबा, बस आता ही होगा। आइए हम सब चलकर बैठते हैं। सभी चले गए, बस अनु और वंश वहां खड़े थे। वंश ने अनु को परेशान देखकर कहा, अनु मौसी आप चलकर सबको ज्वाइन कीजिए, मैं मुरारी चाचा को देख कर आता हूँ। वंश के कहने पर अनु चली गई। वंश ने मुरारी का नंबर डायल किया, लेकिन आउट ऑफ रीच ही आ रहा था। मुरारी की किस्मत कहे या विडंबना, जिस रिसोर्ट में मुरारी सबके साथ आया था वह जेडी मॉल से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर था। वंश रिसोर्ट के गेट की तरफ जाने लगा तो सामने से उसे मुरारी आता दिखाई दिया। वंश मुरारी के पास आया और कहा, कहाँ चले गए थे आप, और आपका फोन कहाँ है? पता है सब आपको लेकर कितना परेशान हो रहे थे। वो हम किसी जरूरी काम से गए थे, मुरारी ने वंश के साथ चलते हुए कहा। कौन सा काम? वंश ने तपाक से पूछा। मुरारी ने वंश को घूर कर देखा और कहा, बेटा अभी तुम उतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम्हें हर बात बताएं, आगे बढ़ो। वंश ने सुना तो झेप गया और मुरारी के साथ चलते हुए कहा, वैसे पापा बहुत भड़क रहे थे आपके नाम से, और आज तो माँ भी कह रही थी कि आप थोड़े लापरवाह हो गए। रही सही कसर आई ने पूरी कर दी, ये कहकर कि हो सकता है आप किसी पुरानी पासवर्ड से। वंश ने इतना ही कहा कि मुरारी ने उसे घूरा तो वंश ने चिढ़ते हुए कहा, अरे मैं थोड़े कह रहा हूँ, आई कह रही थी। फिर आई ने ऐसा कहा तो नाना जी ने भी सहमति जता दी। बस अनु मौसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मुरारी ने सुना तो हल्का सा मुस्कुराया और कहा, जी तो हम जानते ही थे सब हमारे बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन हमारी मैगी हमारे बारे में कुछ ना कहेगी। लेकिन वंश ने मुरारी की इस मुस्कान को ज्यादा देर तक रहने नहीं दिया और कहा, उन्होंने बस इतना कहा कि आज यहाँ तो आप घर जाएंगे या आपकी लाश? मतलब हमारी चिता सजा के आए हो तुम, वो भी पूरे बंदोबस्त के साथ? तो फिर अकेले काहे आए? 3 लौंडे और ले आते अपने साथ, लगे हाथ कंधा भी दे देते हमको। मुरारी ने भड़कते हुए कहा। वंश को बड़ा मजा आ रहा था। उसने देखा वह और मुरारी बात करते हुए टेबल के पास पहुंच चुके हैं, तो वह साइड में चला गया और मुरारी गुस्से में भुनभुनाते हुए आई की कुर्सी से जा टकराया। अरे अरे मुरारी, हमारी गोद में बैठ जाओ, आओ, आई ने बड़े प्यार से कहा। मुरारी की तंद्रा टूटी तो उसने देखा सब के सामने खड़ा है। घबराहट में बेचारे मुरारी ने हाथ जोड़कर सबसे कहा, हर हर महादेव। हर हर महादेव मुरारी, आओ बैठो, शिवम ने बहुत ही शांत स्वर में कहा। लेकिन मुरारी समझ गया कि शिवम अभी जितना शांत दिख रहा है बाद में उतनी ही जोर से फटेगा भी। मुरारी चुपचाप शिवम के बगल में आकर बैठ गया। वेटर ने सबके लिए खाना परोसा। आई ने देखा सब है लेकिन वंश नहीं, तो उन्होंने कहा, अरे जो वंशवा कहाँ है? वो वहां अकेले बैठा है, उसने कहा वो वहां बैठकर खाएगा। अनु ने कहा, लेकिन वो अकेला क्यों बैठा है, उसे यहाँ सबके साथ बैठना चाहिए। अधिराज जी ने कहा, आप सब बुड्ढों के साथ बैठकर वो करेगा भी क्या? मुरारी धीरे से बड़बड़ाया। 16 के तो तुम भी नहीं रहे मुरारी। जवाब में शिवम ने कहा तो मुरारी झेप गया और दूसरी तरफ देखने लगा। आज वो मुन्ना को बहुत मिस कर रहा है। मुन्ना यहाँ नहीं है ना, इसलिए, और फिर काशी और अंजलि भी तो नहीं है, वरना उसे इतना अकेला महसूस नहीं होता। आजकल के जनरेशन के बच्चों की यही तो प्रॉब्लम है पापा, वो हर किसी के साथ वाइब करना पसंद ही नहीं करते, अनु ने कहा। अधिराज जी ने सहमति में सर हिला दिया, लेकिन सारिका वंश की माँ थी, वह समझ गई कि वंश क्यों उदास है। जब से वंश इंदौर आया था, सारिका ने उसे सबसे ज्यादा निशी के साथ वक्त बिताते देखा था, और आज निशी मुंबई चली गई तो वंश अकेला हो गया। सरू, हमने वेटर से कह दिया है, वो वंश के लिए वहां सर्व कर देगा, आप लोग खाइए, शिवम ने सारिका को देखकर कहा। सभी हंसते बातें करते हुए खाना खाने लगे। मुरारी हैरान था कि किसी ने अभी तक उससे कुछ कहा क्यों नहीं। आई ने मुरारी को हैरान परेशान देखा तो कहा, अच्छे से खाओ मुरारी, तुम्हें वो कहावत नहीं सुने कि बकरे को हलाल करने से पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है, तुम वो भी खाओ। निवाला मुरारी के हाथ में ही रह गया और उसे अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी अपनी मौत। वह बकरे की तरह किसी रस्से से बंधा था
और उसके बगल में तलवार हाथ में लिए खड़ा था शिवम। मुरारी ने डरे हुए चेहरे के साथ जैसे ही शिवम को देखा, शिवम ने कहा, क्या हुआ, खाओ। मुरारी ने रुआंसा होकर आई को देखा तो आई ने मुरारी को देखकर एक बड़ी सी स्माइल दी, लेकिन मुरारी उस स्माइल के पीछे का राज बखूबी जानता था। साइड में बैठे वंश ने जेब से अपना फोन निकाला और देखा उस पर निशी का कोई मैसेज नहीं था। वेटर ने आकर वंश से खाना सर्व करने के लिए पूछा तो वंश ने कहा, मुझे बस एक मोजितो चाहिए। ठीक है सर, कहकर वेटर वहां से चला गया। वंश एक बार फिर अपना फोन देखने लगा और बड़बड़ाया, मैंने उस छिपकली से कहा था कि मैं उसे लाइक करता हूँ, क्या मैंने कुछ गलत बोला? नहीं, तो फिर उसने अभी तक मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? और तो और वो मेरे बिना इतने आराम से मुंबई कैसे जा सकती है? क्या मुझे उसे मैसेज करना चाहिए? नहीं, मैं उसके सामने से मैसेज करूंगा तो चीप लगेगा, लेकिन इंतजार भी तो नहीं कर सकता ना। और ये क्या बात हुई, जब उसका दिल करेगा तब वो मैसेज करेगी। उसे पता होना चाहिए मैं यहाँ अकेला कितना बोर हो रहा हूँ। वंश ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, वंश गुप्ता, अपने मेल ईगो को रखो साइड में और निशी को मैसेज करो। अब जब तुमने उसे बोल ही दिया है कि तुम उसे पसंद करते हो तो तुम्हें उसके लिए एफर्ट्स करने होंगे। लेकिन मैं उसे मैसेज नहीं करूंगा, सीधा उसे कॉल ही करूंगा। मैं उसे वीडियो कॉल करूंगा, मुझे देखने है मेरे बिना वो कितना खुश है। वंश ने निशी को कॉल लगा दिया। वंश मुस्कुराते हुए निशी के कॉल रिसीव करने का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे रिंग जा रही थी उसका दिल धड़क रहा था। कुछ देर बाद ही कॉल रिसीव हुआ और वंश ने जैसे ही खुश होकर स्क्रीन देखा, उसके हाथ से फोन गिरते गिरते बचा और उसने अपना फोन उल्टा करके टेबल पर रख दिया। वंश ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और अपनी बढ़ती धड़कनों को सामान्य करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि स्क्रीन पर उसे निशी का चेहरा नहीं बल्कि नवीन का चेहरा देखने को मिला था। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या वंश निशी से बात कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ। हर हर महादेव।